जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूथ कंपटीशन का आरआरबी का जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और ये अपना अंतिम क्लास है। आज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ के समाप्त करने वाले हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का विविध पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का विविध पढ़ेंगे और अपना केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी अपना समाप्त हो चुका था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि तीनों का तीनों अभी समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, समाप्त हो चुका है, और केमिस्ट्री अभी समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक नया रूटीन बनाएंगे जिसमें लुसेंट का सब्जेक्टिव और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, खास करके 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। और दोनों एक साथ, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चलेंगे। एक टॉपिक का सब्जेक्टिव उसी में और उसका ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन भी एक साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब अपना रूटीन होगा वह होगा, और उसका रूटीन बनाना है, रूटीन बना रहे हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको अभी पढ़ के और इसको समाप्त करते हैं। चलिए आ जाइए। विविध, केमिस्ट्री का विविध। पहला कथन माने पहला क्वेश्चन है 1940 नंबर क्वेश्चन है कि इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली यानी तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं? तो इसका खंडन किया बोहलर। इसका खंडन कौन किया? बोहलर साहब। कहाँ? किसका मतलब क्या कहते हैं, संश्लेषण करके, यूरिया का संश्लेषण करा के, और उन्होंने इस कथन का खंडन किया। कौन? बोहलर साहब। ध्यान में रखना है, बोहलर। किसने? बोहलर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1941 नंबर कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? फेरस सल्फेट, कल वाला अगर वीडियो देखे होंगे हम, जिसमें केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि फेरस सल्फेट किसका? फेरस सल्फेट के पूर्ण अपघटन से, यानी कि फेरस सल्फेट का जब अपघटन करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। साथ साथ क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों बनता है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना 1942 कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, और यह दुर्गंध युक्त गैस कौन सी है? तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? सोडियम सल्फाइड यानी Na2 और S, सोडियम सल्फाइड। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए यह सोडियम और क्लोरीन एक साथ अपना अभिक्रिया कर लेगा, एक यौगिक बना लेगा। क्या? NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। और एक साथ हो जाएगी कौन? H2 और S अलग से गैस के रूप में निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ध्यान में रखना है कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, और यह दुर्गंध युक्त गैस कौन सी है? तो H2S। कौन सी है? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 1943 नंबर कि इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है? बंद मतलब जो वलय हो, जो वलय संरचना जिसकी होगी वही क्या होगा? बंद होगा। जिसमें कितना कार्बन हो? जिसमें 6 कार्बन हो। जिसमें कितने कार्बन? जिसमें 6 कार्बन हो। यह क्या बनाएगा? वलय संरचना बनाएगी, और यह क्या होगी? एक बंद संरचना होगी। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। यह रासायनिक तत्व का संकेत C तथा परमाणु संख्या 6 एवं परमाणु भार 12 है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक 6C12, 6C13 एवं 6C14 होते हैं। वलय संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला का निर्माण करती है। ध्यान में रखना है, जो वलय संरचना होती है कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला का निर्माण करती है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं है? द्विपरमाणु, जैसे में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में रहती है। H2 हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में, नाइट्रोजन है भी किधर? H2 के रूप में, ठीक। क्लोरीन है क्या? Cl2 के रूप में। लेकिन हीलियम को सिर्फ क्या? हीलियम परमाणु के रूप में रहती है, या हीलियम, ठीक। तो He2 नहीं लिखते हैं, He लिखते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा अपना आंसर? हीलियम। 1944 का B। चलिए 1944 का B।
ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1945 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करती है? कार्बन के समान, कार्बन के समान तो क्या हो जाएगा? कार्बन के समान सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। कार्बन के समान श्रृंखला का गुण सिलिकॉन प्रदर्शित करता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को ही क्या कहा जाता है? इस गुण को ही श्रृंखलन गुण कहा जाता है। ठीक, तो कार्बन के समान किस तत्व का कौन सा तत्व है जो श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करती है? तो कौन? सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु? कार्बन परमाणु तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन परमाणु। ठीक, उसके बाद एथेनॉल, एथेन यानी कि जिसमें क्या 2 कार्बन परमाणु होगा। मिथ, ईथ यानी कि 2 कार्बन परमाणु। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का क्या होता है? सूत्र, और एक ग्लूकोज और एक चीनी ना, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, उसके बाद क्या है? पायरुविक अम्ल, तो पायरुविक एसिड का होता है C3H4O। C3 होता है इसी में, पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होती है, C3H4O, C3H4 और O पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। तो कार्बन परमाणु किसमें 3 होता है? पायरुविक अम्ल में। किसमें? पायरुविक अम्ल में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 1947 कि कॉपर निम्न प्रकार से सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। किसके साथ अभिक्रिया करके? तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं कि कॉपर निम्न प्रकार से सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण सही है? यह देखना है, समीकरण को संतुलन करना है। ठीक, कौन सा समीकरण इसमें संतुलित है? तो देख लीजिए, संतुलित समीकरण किसे कहा जाता है? जो दोनों साइड यानी कि तीर के बायां और तीर के दाएं, यानी अभिकारक और क्या उत्पाद, दोनों में परमाणु की संख्या क्या हो? परमाणु की संख्या समान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित समीकरण कहा जाता है। आ जाइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कॉपर से शुरू करते हैं। यहाँ एक कॉपर एक है। उसके बाद में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन इधर अपना 4 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 4 है। नाइट्रोजन भी कितना है? नाइट्रोजन भी 4 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 तिया 12 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 तिया 12। इधर देखिए, इधर देखेंगे कॉपर 1 है। ठीक है, कॉपर क्या है? 1 है। नाइट्रोजन देखिए तो नाइट्रोजन 2 है। पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ना। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन यहाँ इसमें देख रहे हैं अभी। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन NO3 के होल ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो नाइट्रोजन हो जाएगा अपना 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद देखिए यहाँ कितना नाइट्रोजन है? यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो प्लस 2 नाइट्रोजन और आ गया यहाँ। उसके बाद ऑक्सीजन 2 दूना 4 ऑक्सीजन और यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ H2 हाइड्रोजन अणु कितना है? तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन अणु 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ 2 ऑक्सीजन और हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन और हो जाएगा, तो कितना? 6 4 10 2 12। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, 4 ठीक है, 1 ठीक है। और इस प्रकार से हम समीकरण को क्या देख लेते हैं कि संतुलित है या संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा? उसका विलयन जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करेंगे तो विलयन दुधिया हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा? विलयन दुधिया हो जाएगा। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो विलयन दुधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक श्वेत अवक्षेप यानी कि दुधिया दिखाई देता है, वह श्वेत अवक्षेप बनाता है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमें 2 बात ध्यान में रखना है। एक तो चूने का पानी यानी कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बूझा हुआ चूना। यह जो है चूने का पानी यानी बूझा हुआ चूना के बारे में बता रहा है। यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और किसके साथ अभिक्रिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है यानी CaCO3 बनाती है, और प्लस में CaCO3 बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे इसका विलयन क्या हो जाएगा? इससे का विलयन हो जाता है दुधिया। आ जाइए उसके बाद देख लीजिए।
1949 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1950 है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर के किधर, अभिकारक और उत्पाद, इधर तीर के निशान होता है तो इधर होता है अपना अभिकारक, इधर कहाँ होता है अभिकारक, और इधर क्या होता है उत्पाद होता है। तो दाईं ओर, इधर दायां और इधर बायां, तो दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर होता है अपना उत्पाद और बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर होता है अपना अभिकारक। तो क्या हो जाएगा, तीर के बाईं ओर होता है अभिकारक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? प्रतिक्रिया की स्थिति, तो प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर, तो तीर के ऊपर या नीचे। जो प्रतिक्रिया की स्थिति होती है, जैसे क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है या क्या गर्म करना है, तो तीर के ऊपर हो चाहे या तीर के नीचे होता है। प्रतिक्रिया की जो स्थिति होती है तीर के ऊपर या तीर के नीचे। देखिए रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रतीकात्मक रूप है जो अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। इन रासायनिक समीकरणों को अभिक्रियाओं की स्थिति को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, तीर के ऊपर या नीचे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 1952 कि कार्बन डाइऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? चलिए देखिए क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा CO2 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके क्या जलीय सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है यानी H2O प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया को सही संतुलित समीकरण देख लीजिए, सही संतुलित समीकरण ऑप्शन देख लेते हैं, आ जाइए या बनाइए लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन छोड़िए, Na2 यहाँ कितना सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, लेकिन इधर कितना सोडियम है, इधर 1 ही सोडियम है। तो उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1, मतलब सोडियम यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2। उसके बाद इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। आ जाइए पहले पूरा देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ कितना है, यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1, ठीक है। ऑक्सीजन टोटल इधर देखिए, ऑक्सीजन टोटल हो जाएगा इधर 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन की 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी यहाँ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यानी कि सीधी सी बात है, हमें कहाँ 2 लगा देना है, 2 लगा देना है सिर्फ सोडियम के आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लगा देना है। कार्बन डाइऑक्साइड में लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड में लगाया, ये तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन कटिए गया। देखिए हम लोग बनाए थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम वही था, और कहाँ लगाए थे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड में लगाए थे, बाद बाकी Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और प्लस में जल के अणु, ठीक। इस प्रकार से हम लोग समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित भी कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1953 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेथनोइक अम्ल बिचुआ पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का pH मान 5.5 से कम हो जाता है और मुख में मौजूद जीवाणु मुख में पचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। यही गलत है, डी अपना क्या हो जाएगा, अपना डी गलत है। इसमें है कि मुख में मौजूद जीवाणु मुख में पचे हुए भोजन के कणों का विघटन करके क्षार नहीं, अम्ल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करता है। जो जीवाणु है अम्ल उत्पन्न करता है, क्षार नहीं उत्पन्न करता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी क्या है, डी गलत है। आ जाइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1954 नंबर है कि सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक डैश होते हैं। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक कौन होते हैं? तो ये अति अभिक्रियाशील धातु होती है। अति अभिक्रियाशील धातु आसानी से अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करती है।
सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1955 कि जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। अपर्याप्त वायु मतलब वायु की क्या हो? अपर्याप्त मतलब वायु नहीं मिल रहा हो, एक समझिए। जो वायु अनुपस्थित है, वायु की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीजन नहीं मिले तो यह क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो कोयले और पेट्रोलियम को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और यह एक प्रदूषणकारी व हानिकारक गैस है, पता है। अगला क्वेश्चन देखिए 1956 कि कार्बन 4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? यह असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। +4 आयन बनाने में अधिक मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिए, अधिक मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद है 1957 कि किसी रासायनिक समीकरण में संकेत AQ को दर्शाता है। AQ मतलब होता है एक्यूएस। क्या होता है? एक्यूएस मतलब जलीय द्रव। क्या कहा जाता है? जलीय द्रव, जलीय अवस्था यानी जलीय द्रव। तो संकेत AQ माने क्या? एक्यूएस। क्या है? एक्यूएस है और इसका अर्थ क्या होता है? जलीय द्रव को दर्शाता है, जलीय अवस्था को दर्शाता है, ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूछे हुए 2022 ग्रुप डी में। उसके बाद देखिए 1958 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? सो देखना है क्लोरोफॉर्म में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो पहले जाने क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH और Cl3। CH तो इसमें 3 कार्बन परमाणु है? नहीं है, इसमें 3 कार्बन परमाणु। मेथेन में 4 कार्बन परमाणु है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, एक ही कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होता है। इथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु, एथेनॉल नहीं, C2H5OH। इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH। कितने कार्बन परमाणु? 2 कार्बन परमाणु। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होता है, ये सही है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल क्या है? इसका सूत्र CH3 और COOH। इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन होते हैं, ये एकदम सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1959 कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? शर्करा को किस में? अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और इस प्रक्रिया में कवक यानी ईस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी। शीतल पेय में क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, ध्यान में रखना। तो मीठल शीतल पेय का प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी। मीठल शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कार्बोनेटेड पानी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। लोहे पर जस्ते या बंग का लेप चढ़ाने के लिए इसे अम्ल से लोहे की सतह को साफ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1961 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए में है कि 114 तत्वों से 22 अधातु है। 22 क्या है? अधातु है, यही गलत है। 114 तो मान सकते थे कहीं, क्योंकि कुछ बुक में 114 अभी भी 114 ही देता है और कहीं कितना देता है? 118 देता है। तो अगर 114 सही मानते हैं फिर भी क्या 22 अधातु नहीं है। कितना धातु है? अधातु की संख्या हो जाएगी अपना 20। अधातु कितना हो जाएगा? अधातु हो जाएगी 20 अधातु हो जाएगी, तो यह गलत है। उसके बाद है प्रत्येक ऐश के एक खनिज है। प्रत्येक ऐश के एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक ऐश के नहीं है, एकदम सही है। यानी केवल क्या? केवल 20 है, केवल 20 है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए कि टोटल तत्व कितना है तो 118। टोटल तत्व कितना है? 118 टोटल तत्व है, जिनमें से 92 धातु। 92 क्या है? 92 धातु तत्व है। उसके बाद देखिएगा कि अधातु तत्व कितना हो जाएगा अपना 20 जो है 20 अधातु तत्व। 20 अधातु तत्व बाद बाकी बच गया कितना? 6 क्या है? 6 उपधातु। क्या है? 6 उपधातु है, 6 उपधातु। चलिए तो उपधातु में अगर देखेंगे कि उपधातु में कौन कौन सी आती है तो उपधातु में आ जाएगी अपना सिलिकॉन। उपधातु में कौन कौन? सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम।
ये 6 क्या है, उपधातु है। कौन कौन, फिर से सुनिए, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ठीक, उसके बाद देखिए अधातु कितना है, अधातु 20 है। यहाँ से क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है, अधातु में लगभग जो अभी अधातु हैं, अधिकांश अधातु गैस हैं। अधिकांश अधातु क्या है, अधातु जो है गैस है। उनमें से एक जो अधातु होता है ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। कौन, ब्रोमीन अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। बाद बाकी देख लीजिए, जैसे में कार्बन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, आयोडीन है, ठीक, सेलेनियम है, ये सब जो है अधातु किस में, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। तो ध्यान में रखना है, आयोडीन से भी एक यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा धातु है जो कि चमकीला होता है, चमकीला पाया जाता है। क्यों, क्योंकि चमकीला किसका, चमक जो होती है धातु का गुण है। लेकिन अधातु में किस में चमक पाई जाती है, तो आयोडीन में भी चमक, और कार्बन से भी दे देता है। अगर आयोडीन न दे तो कार्बन भी मतलब ले लेते हैं किस में, चमक में। ठीक, लेकिन आयोडीन हमें ध्यान में रखना है, आयोडीन में क्या होती है, चमक पाई जाती है। उसके बाद धातु जो है, सभी धातुएं जो है ठोस प्रकृति की होती है, ध्यान में रखना है, सभी धातुएं ठोस प्रकृति की होती है। केवल एक अपवाद में है इसका भी, क्या, पारा, जो कि पारा क्या है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु में पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु में कौन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, बाद बाकी 6 अधातु उपधातु पढ़े हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1961 के बाद हो जाएगा अपना 1962 नंबर क्वेश्चन, कि ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर क्या बनता है, लिपिड बनता है। तब बसीय अम्ल के साथ, किसके साथ, ग्लिसरॉल को बसीय अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1963, कि निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। गलत कथन देखिए, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, एकदम से सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है, तभी तो इसका संकेत क्या होता है, Na होता है। उसके बाद चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, एकदम सही, अर्जेंटम है, तभी तो इसका संकेत क्या है, A और G है। तो दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। और सोना का क्या होता है, सोना का औरम होता है ना। आइए पढ़ लेते हैं इसको। जैसे सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, संकेत क्या है, Na। उसके बाद कॉपर का लैटिन नाम क्या है, क्यूप्रम, कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम, और इसका संकेत क्या होता है, Cu होता है। उसके बाद पोटेशियम का कैलियम है, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम, और क्या है, संकेत K है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम, और इसका क्या संकेत क्या है, Ag। और सोना का क्या, औरम होता है, सोना का क्या, औरम होता है, और संकेत क्या है, Au। लोहा का फेरम, लोहा का फेरम, और क्या होता है, इसका संकेत Fe होता है। तो चलिए कम से कम हमें इतना ध्यान में इसको रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1964 नंबर, कि पेट्रोल की गाड़ी के एक एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी तेज चल रही हो। पेट्रोल की गाड़ी से एक एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी क्या, गाड़ी तेज चल रही हो, जब गाड़ी तेज चल रही हो। ठीक, देखिए पेट्रोल की गाड़ी से एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी तेज चल रही हो। क्रूसिंग में हवाई ईंधन का अनुपात कितना होता है, 16:1 की। क्रूसिंग में हवाई ईंधन का अनुपात कितना, 16:1 की होती है। तो ईंधन की अधिकतम ऊष्मा दक्षता होती है। ठीक, ऊष्मा दक्षता अधिक का मतलब है कि अधजला ईंधन कम निकलता है, अधजला ईंधन कम निकलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी में निकास यानी एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उसके बाद, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है, तो पीली लौ। असंतृप्त यौगिक का जब दहन होता है, असंतृप्त यौगिक का जब दहन होता है तो दहन के दौरान पीली लौ निकलती है, वह पीली लौ के साथ जलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने के क्रम में पीली लौ के साथ काफ़ी मात्रा में धुआं भी उत्पन्न होता है। इसी कारण से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर बर्तन के पेंद में काले रंग की परत जमा करता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कालीख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालीख कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 1966 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। कौन उपधातु नहीं है, सीधा समझिए। बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम भी हम लोग पढ़े हैं। 6 धातु में कौन कौन है, बोरॉन है, ठीक, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और टेलुरियम है। लेकिन बिस्मथ इसमें नहीं है। कौन नहीं है, बिस्मथ इसमें नहीं है। बिस्मथ एक सफ़ेद क्रिस्टलीय धात्विक तत्व है। कौन, बिस्मथ। उसके बाद 1967 निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है। निकेल है, पित्तल है और ब्रॉन्ज है, और इधर रेडिएटर वाटर कूलिंग देखिए। तो निकेल का काम क्या है, निकेल क्या है, तो निकेल स्टील से देख लीजिए। स्टील की प्लेटिंग में प्रयोग,
संक्षारण रोधी में मतलब लोहा को संक्षारण रोधी बनाने के लिए किसका, निकेल का प्रयोग किया जाता है उसमें, हाँ, या कठोर बनाने के लिए। तो एक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, यानी कठोर, संक्षारण रोधी तथा स्टील की प्लेटिंग में प्रयोग। उसके बाद क्या है, पित्तल। क्या है, पित्तल। तो पित्तल का उपयोग कहाँ होता है, पित्तल जो होता है जैसे रेडिएटर में वाटर कूलिंग प्रणाली में पित्तल का उपयोग किया जाता है, किसमें, रेडिएटर में वाटर कूलिंग प्रणाली में। और ब्रॉन्ज यानी क्या, कांसा, जो किसका बना होता है, तांबा एवं टीन का बना होता है। यह बेरिंग और गियर्स और प्रोपेलर्स का में काम आता है, कौन, ब्रॉन्ज। ठीक, तो बेरिंग, गियर्स, ये सब ध्यान में रखना है, किसमें, ब्रॉन्ज में आ जाएगा। देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। निकेल का गुण अत्यंत चिमर, उच्च घनत्व तथा संक्षारणरोधी होता है। उपयोग क्या, स्टील को रस्ट होने से बचाने के लिए। ठीक, स्टील की प्लेटिंग में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में परमानेंट मैग्नेट के रूप में किया जाता है। पित्तल, यह कॉपर तथा जिंक का वाला है, पता है पिताजी, पित्तल और जिंक का मिश्रण है। इसका रंग सुनहरे रंग का होता है, जो कि सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। पित्तल का प्रयोग कार के रेडिएटर, वाटर कूलिंग प्रणाली आदि में होता है। ब्रोंज यानी कांसा, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ब्रोंज कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्या, फॉस्फोर ब्रोंज, उसके बाद है लेडेड टीन ब्रोंज, उसके बाद ऑर्डिनरी ब्रोंज। ये सब ब्रोंज का उपयोग बेरिंग में, गियर्स में, प्रोपेलर्स में, बल्ब आदि बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, कि भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम था। भोपाल गैस त्रासदी, किस गैस, कौन सी गैस निकली थी उसमें, सोडियम, क्या, सोडियम आइसोथायोनाइट, पोटेशियम आइसो, ये सब। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद में क्या है, इथाइल आइसोसाइनेट और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान में रखना, आइसोसाइनाइड भी देता है ऑप्शन में। ठीक, और आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड में हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, ज़्यादातर आइसोसाइनाइड ही मारा जाता है। ठीक, आइसोसाइनेट है, क्या है, आइसोसाइनेट, मिथाइल, क्या, मिथाइल और आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट है, नेट, आइसोसाइनेट ध्यान में रखना है। ये पढ़ते हैं इसको। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में कहाँ हुआ था, भोपाल में 3 दिसंबर 1984, डेट ध्यान में रखना है, कब हुआ था, 3 दिसंबर को, कब, 3 दिसंबर 1984, ध्यान में रखना है, 3 दिसंबर 1984 डेट भी पूछेगा। क्योंकि भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। ठीक, तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए 1969, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण कथन, ब्लीचिंग पाउडर एक फीका, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर पीला पाउडर है। सूखा NH3 मतलब अमोनिया गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है। वर्षा जल का मतलब वर्षा जल जो होता है सबसे शुद्ध जल, तो वर्षा जल तो 7 के करीब होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 के करीब होता है। हाँ, 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। मतलब तीनों के तीनों कथन क्या है, तीनों कथन अपना सत्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। या रोटी में जो फूलता है, या मतलब क्या है, ब्रेड होता है या केक होता है जो फूलता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। कौन, तो रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लेवाजियर साहब को। किनको, लेवाजियर, एंटोइन एल लेवाजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, जो असंतुलित है उसे कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1973 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों से सही रूप से मेल खाता है।
तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित हो, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित हो, क्या हो जाएगा? डाल्टन का परमाणु चिन्ह, परमाणु की संख्या, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? परमाणु विखंडित नहीं हो सकते। किसने कहा? तो परमाणु का विखंडन नहीं हो, यह कहते हैं जॉन डाल्टन साहब, यानी बी का तो 1 हो जाएगा। उसके बाद सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और क्या? मैग्नीशियम और उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है कि किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या होता है? देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर अपना ए यानी बी का 1 और बी का 1 हम लोग एक ही देखे थे और वहीं से हो जाता है। देखिए एक ही में है, ये है बी का 1, इसका आंसर हो जाएगा ये यानी 1 का 3। 1 का 3 यानी तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उसे अमोनिया आयन धनात्मक होते हैं। जैसे में ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया आयन। ये तो 4 है, दिमाग मेरा डिस्टर्ब है आज। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है उसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है वो? स्थिर अनुपात का नियम, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। परमाणु विखंडित नहीं होता है, परमाणु विखंडन नहीं, जॉन डाल्टन साहब बोले थे कि परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता है। सल्फेट और ऑक्जेलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। यही जोड़ दिया है इसको, मैग्नीशियम और अमोनियम आयन क्या? धनात्मक होते हैं। और डी क्या है कि किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में परमाणुओं और अणुओं की संख्या समान होती है। परमाणु और अणुओं की संख्या समान होती। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक यौगिक का 1 परमाणु, एक तत्व का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल या एक तत्व का 1 मोल, तो एक यौगिक का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। आगे उसके बाद फिर से मिलान करने वाला है। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम पढ़ लेते हैं इसको पहले। कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र, कैल्शियम फॉस्फाइड, अच्छा C3P2, ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि ये कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद ये एवोगाड्रो संख्या, ये एवोगाड्रो संख्या कैल्शियम और ऑक्सीजन में लिख क्या बनाएगा? अनबुझा चूना बनाएगा। ये 0.1 मोल में क्या हो जाएगा? 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं, तो यही हो जाएगा। यानी 1 का 2, 1 का क्या 2 हो जाएगा, बी का 1 हो गया, बी का 1 हो गया, 1 पकड़ा गया, बाद बाकी सब पकड़ा गया। सी का क्या हो जाएगा? सी का यानी 1 मिनट देख लेते हैं, 2 1 4 3, यही तो है, 2 1 4 3 देख लीजिए, ठीक है, 2 1 4 और 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1976। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? एक विशेष रंग के साथ चमकता है तो प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब में। देख लेते हैं इसको, पढ़ लेते हैं इसका डिस्कशन। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन संघनन, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा, यही है। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा में ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। कौन? प्लाज्मा जो होता है आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत या अभिजित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के कारण ही प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही प्लाज्मा बनता है, यानी प्लाज्मा में तापमान क्या होता है? उच्च होता है। उसके बाद क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें है कि समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। यहाँ दोनों चीज़ में अंतर समझना है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है और प्लाज्मा में क्या होता है। देखिए क्या बोस-आइंस्टाइन संघनन नाम में ही है। या देखिए ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा में क्या? देखिए तो प्लाज्मा की अत्यधिक ऊर्जा, वो अधिक उत्तेजित होते हैं। एक कण आयनीकृत गैस के रूप में होती है। एक बात तो ध्यान में रखना, यह जो प्लाज्मा गैस होता है आयनीकृत होती है। क्या होती है? आयनीकृत होती है।
क्या आयनीकृत होती है। उसके बाद मतलब आयनीकृत गैस है, प्लाज्मा गैस क्या आयनीकृत गैस है, और उसमें उच्च तापमान होता है। क्या होता है? उच्च तापमान। उच्च तापमान के कारण ही प्लाज्मा बनता है। सूर्य में ध्यान में रखेंगे, सूर्य में ऊपर चमक होती है किसके कारण? प्लाज्मा के कारण ही, या तारों में। तो एक बात तो यहाँ है कि उच्च तापमान है, उच्च तापमान है। उसमें देखिए इसमें क्या है? अधिक कम तापमान, यानी कि कम घनत्व और कम तापमान, कम घनत्व और कम तापमान। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1977। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत क्या हो? उच्च तापमान हो, उच्च दाब हो, कम दाब हो। क्या? तो जब उच्च तापमान और कम दाब पर, उच्च तापमान और कम दाब, उच्च तापमान और कम दाब पर एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का, यानी आदर्श गैस का नियम का पालन करेगी। कौन सी गैस? परफेक्ट गैस, आदर्श गैस के नियम का पालन करेगी का जब उच्च तापमान पर और कम दाब पर, उच्च दाब नहीं, उच्च तापमान और कम दाब पर। उसके बाद देखिए 1977 के बाद हो जाएगा 1978। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में से एक या अधिक तत्वों के परमाणु की संख्या असमान होती है। एकदम सही है। दोनों के दोनों कथन क्या है? संतुलित और असंतुलित का मतलब क्या हुआ? यही। उसके बाद देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? देखिए जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है, 1 वायुमंडलीय दाब कम किया जाता है, तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब को एक बार कम किया जाता है तो यह सीधे ठोस अवस्था से कहाँ? गैसीय अवस्था में, सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और कमरे के समान तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैसीय यौगिक होती है, अर्थात गैसीय अवस्था में रहती है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ क्या होती है? सूखी बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। निम्न में से कौन सा किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? वंडर एलिमेंट किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। वंडर एलिमेंट किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? रासायनिक प्रतीक के बारे में सच नहीं है। तो देखिए ये तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि शॉर्टहैंड संकेतक है या प्रतीक 1 या 2 अक्षरों का होता है। एकदम सही। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन, यही गलत हो जाता है। क्लोरीन के लिए Cl सही है। देखिए इसको पढ़ते हैं क्या? वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करता है, लेकिन शुरुआत किए थे कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों से पहले 1 या 2 अक्षरों से बने लिखे होते हैं। ठीक है, पहले अक्षर को सदैव बड़ा और दूसरा अक्षर अगर है तो उसे क्या छोटा में लिखा जाता है। जैसे में कैल्शियम बड़ा वाला C, उसके बाद में छोटा A, सोडियम बड़ा वाला N और छोटा में A। उसके बाद देख लीजिए मिलान करना है मरकरी, जर्मेनियम, मिथाइल अल्कोहल और नाइक्रोम क्या क्या है। देखिए तो मरकरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मरकरी का प्रयोग किया जाएगा कहाँ? मैनोमीटर में। मरकरी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? मैनोमीटर में। जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब किस में? सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक। मिथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहा जाता है। वुड स्पिरिट यानी वुड नेफ्ता कहा जाता है। और नाइक्रोम वायर के रूप में प्रयोग होता है। रेजिस्टेंट प्रतिरोधक वायर यानी रेजिस्टेंस वायर के रूप में प्रयोग होता है। देखिए उसके बाद देखिए पेट्रोलियम ईथर, पैराफिन मोम, गैसोलीन या एफसाल्ट कोक। पेट्रोलियम ईथर, पैराफिन मोम, एफसाल्ट कोक और गैसोलीन। देख लेते हैं इसके आंसर यहाँ डिस्कशन एक बार देख लीजिए। देखिए पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए इनमें विलायक के रूप में पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग होता है किस रूप में? ड्राई क्लीनिंग में। पैराफिन मोम मलहम और कॉस्मेटिक में। पैराफिन मोम मलहम और कॉस्मेटिक्स में। एफसाल्ट और कोक छत और सड़क निर्माण में। कोक, एफसाल्ट और कोक किस में? सड़क निर्माण में और छत में। गैसोलीन ईंधन के रूप में। गैसोलीन क्या? ईंधन के रूप में। गैसोलीन ईंधन के रूप में।
एपसाल्ट और कोक क्या है? सड़क और छत के निर्माण में। पैराफिन मलहम और कॉस्मेटिक्स में, और पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए, इनमें विलायक में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 1985 कि 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप की खोज हुई थी? कब? 2015 में। तो जॉन टेलर धातु देख लेते हैं। जॉन टेलर धातु वह 2015 में मैटर के नए स्टेट यानी कि नए अवस्था के रूप में खोज की गई थी। नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी कौन सी है? ओस्मियम है। और सबसे कठोर कौन सी है? तो प्लेटिनम है। उसके बाद देखिए 1986 इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। फल पकाने में एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड, कार्बेट यानी कार्बाइड दोनों हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन का। उसके बाद देखिए 1987 दो अस्थिर तरल पदार्थों मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो आंशिक आसवन का। किसका? आंशिक आसवन। दो अस्थिर तरल पदार्थों मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो आंशिक आसवन का। इसके साथ साथ खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल प्राप्त करने, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? आंशिक आसवन विधि। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। किसका? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड P2O5। P2O5 की क्रिस्टलीय संरचना कैसे होती है? षष्ठकोणीय होती है यानी हेक्सागोनल होती है। उसके बाद देखिए शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है? तो शुद्ध पानी में विद्युत का चालन नहीं होता यानी कि सबसे खराब होता है। उसके बाद देखिए क्विकलाइम किसे कहा जाता है? यहीं पढ़ते हैं, आज थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, तेजी में चलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक। या उसी ही कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? क्विकलाइम कहा जाता है। उसके बाद चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यूरिया कार्बामाइड, यूरिया को क्या कहा जाता है? कार्बामाइड कहा जाता है। यानी यूरिया का फार्मूला ध्यान में रखना, NH2CuNH2 होता है। NH2 देखिए NH2 साइड में बीच में लगा दीजिए Cu और फिर से NH2CuNH2 होता है। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद देखिए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवाजियर साहब को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवाजियर को। उसके बाद देखिए समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जापर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो किसके द्वारा? टेरी के द्वारा, TERI, टेरी के द्वारा विकसित की गई थी 1992 का। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा यानी टेरी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए HFCS का विस्तार है। HFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद देखिए मिलान करना है, आइए डायरेक्ट मिलान करते हैं। डायनामाइट और फिर नोबल, डायनमो माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन और प्रोटॉन का रदरफोर्ड। उसके बाद स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी कि खारापन क्या है? तो 925। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी खारापन क्या है? तो 925। देख लीजिए क्या है। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी खारापन 925 है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें चांदी का वजन 92.5% और अन्य धातुओं का 7.5% होता है। उदाहरण के लिए 99.9% चांदी नरम होता है और इसीलिए कठोरता शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य धातु तांबा को मिलाया जाता है। म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या है? म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो गोंद के रूप में। किस रूप में? गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो नीला वाला भाग। कौन सा? नीला वाला भाग। उसके बाद देखिए 1998 आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस चिप्स में भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसके बाद देखिए 1999 जब अग्निशामक को नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल डैश में मिलाया जाता है। डैश अम्ल डैश में मिलाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट NaH
क्या CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है ताकि किसका उत्पादन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो और आग को बुझाया जा सके। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी के फिल्टर के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है, अपसादन के बड़े कणों को हटाता है, निस्पंदन छोटे कणों को हटाता है और उच्च गुणवत्ता वाली पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। देख लेते हैं इसका आंसर, ध्यान में नहीं है, डी है इसका आंसर, यानी उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होती है, यह सही नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होती है, नहीं, यह सही नहीं। आइए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध कराना फिल्टर का कार्य नहीं होता, बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को समाप्त करना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले पानी के लिए उस पानी में वह गुण होना चाहिए जिसका पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2001 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UHT प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। UHT प्रक्रमण दूध के लिए, किसके लिए, दूध के लिए, यानी कि अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण। अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण किसके लिए होता है, दूध के लिए होता है, जो कि 135 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान को 3 सेकंड की हीटिंग द्वारा तरल भोजन मुख्य रूप से दूध की ट्रीट करके ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाता है। दूध का क्या कहते हैं, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन करना, पाश्चुरीकरण। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद 2003 डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जिलेटिन। एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या, जिलेटिन। जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन रंगहीन स्वादहीन भंगुर ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में क्या समानता है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक, ये सभी क्या है, ये सभी अधातु है, यानी गैर धातु है। अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती। अशुद्ध जल में मछली क्यों नहीं जीवित रह सकती, क्योंकि परासरण के कारण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला, परासरण जो है मछली के शरीर के तरल पदार्थों को क्या, पतला कर देता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, नहीं, यौगिक है। क्या है, पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 के अनुपात में, और आयतन का अनुपात होता है 2:1 के अनुपात में। आयतन तो 2:1 के अनुपात में। उसके बाद देखिए 2007 नंबर क्वेश्चन कि पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O+ और OH- प्रति इकाई मात्रा में कमी आती है। इसे बिलियन क्या कहा जाता है, यह होता है बिलियन। उसके बाद डैश का गलनांक बहुत ही कम होता है, गैलियम। हाथ पर रखने पर क्या हो जाता है, यह गैलियम पिघल जाती है, यानी गैलियम होता है जिसका गलनांक 29 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान हुआ। उसके बाद 2010 पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता था, कहाँ, भारत में। पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता था। उसके बाद उपरोक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, नहीं, पदार्थ की अवस्था अस्थायी नहीं है, उसे क्या, तापमान एवं दाब के द्वारा बदला जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है, तो वही तापमान और दाब से, तापमान और दाब से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, नहीं, ठोस पदार्थों का आकार क्या है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। गैस का अनिश्चित होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम खनिज होता है, टेल्क। सबसे नरम खनिज कौन होता है, टेल्क होता है। इसका मोहस हार्डनेस संख्या कितना है, 1 है, यानी कि सबसे नरम खनिज होता है क्या, टेल्क। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है, तो समस्थानिकों का, क्या, समस्थानिकों का, यानी C14 कार्बन का एक समस्थानिक है जो कि क्या करता है, रेडियोइसोटोप यानी कि कार्बन डेटिंग द्वारा किसका, जीवाश्मों की आयु का पता लगाता है। उसके बाद देखिए
15 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, उसे क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण। जब किसी धातु का संपर्क वायु व नमी अथवा एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फेट, सल्फाइड आदि जैसे अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, जिसे क्या संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, चलिए पीतल का हरा हो जाना। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत है? सत्य या असत है? यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं, तापमान कम करना है, दबाव बढ़ाना है, तो हम वायुमंडलीय गैस को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। उसके बाद है कि एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है। ठंडा दिन तो तापमान उच्च कैसे होगा? गलत है। देखिए, यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, यानी नीचे वाला कथन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत है? यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। उसके बाद बी में है कि एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान कम। हमेशा दूसरे का वाला कथन गलत देता है। अच्छा, यहाँ ये भी गलत है ना, यदि हम तापमान और दाब बढ़ाएं। अच्छा, वहाँ क्या था? तापमान कम करें और दाब क्या? दाब बढ़ाएं। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों असत हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या धारण करता है। ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों को एक या अधिक तत्वों के परमाणु की असमान संख्या। ठीक है, संतुलित में समान और असंतुलित में क्या? असमान। यही तो है। 114 तत्वों से 32 गैर धातु, यही तो पहला गलत ही दे दिया ऐसा है। 32 गैर धातु यानी कि 32 गो धातु थोड़ी है। उसके बाद देखिए क्या है कि प्रत्येक एस के खनिज है परंतु हर खनिज एस के नहीं, यानी कि बी सही है और क्या है? ये गलत है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? स्थिति बदलना, रंग बदलना, गैस का उत्सर्जन, यानी कि तीनों। क्या? तीनों दिए गए सभी विकल्प क्या है? सही। सबसे तीनों से पता चलता है कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। जिंक धातु, अच्छा सही मिलान करें, यानी कि रंग का मिलान करना। तो जिंक धातु कैसी होती है? ग्रे। जिंक धातु कैसी होती है? जिंक धातु ग्रे होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की गंध पुगनेट, सल्फर डाइऑक्साइड की गंध पुगनेट, और लेड आयोडाइड पीला होता है। लेड आयोडाइड पीला, लेड आयोडाइड पीला होता है। उसके बाद देखिए, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिनमें डैश परमाणुओं तक की श्रृंखला चेन होती है। डैश परमाणु तक 6 या 7 देख लेते हैं इसके आंसर। 2023 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 या 8 ना। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। कितने? 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। उसके बाद देखिए कि चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो मोनोसोडियम गुलामेट। क्या है? मोनोसोडियम गुलामेट। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कि वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री संकेतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री संकेतक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक यानी ऑल फैक्ट्री संकेतक कहा जाता है। ठीक, जैसे वेनिला, प्याज और लौंग। वेनिला, प्याज और लौंग। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है? तो Xe6S1। परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज किसने की? तो युकावा। परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज किसने की? हिदेकी युकावा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज युकावा। बोसोन कण के सत्येंद्रनाथ बोस, एस.एन. बोस, क्रिस्कोग्राफ के जे.सी. बोस और इलेक्ट्रॉन का जे.जे. थॉमसन। उसके बाद 28 कि एक परमाणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे आयन से जाना जाता है। जो आवेश को लेकर चलता है, जो आवेश को लेकर चलता है उसे बहुपरमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपरमाणु। जैसे मिलान करना है, डाल्टन 10⁻⁻10 कैल्शियम, और इधर क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु, पोटेशियम का लेटिनियम नाम, और तत्व हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला। तो सर्वप्रथम यही यानी हो जाएगा
डाल्टन साहब से मिलान कर लीजिए क्या तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला। उसके बाद हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर किसका 10⁻⁻10 मीटर। आंसर क्या है ए का 3 ठीक है, बी का 1 10⁻⁻10। अच्छा हाइड्रोजन का परमाणु ठीक तो है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर, परमाणु का आकार कितना 10⁻⁻10 मीटर, परमाणु की नाभिक का कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। थोड़ा क्वेश्चन ठीक से देखेंगे हो जाएगा। और कैलियम पोटेशियम का लैटिन नाम है, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम, तभी तो इसका संकेत क्या लिखा जाता है, के लिखा जाता है। उसके बाद देख लीजिए क्या है रेसिन डी क्या है, रेसिन डी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण रेसिन डी कहलाते हैं, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण रेसिन डी पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकारक है जो फैट व तेलों में हवा, नमी व प्रकाश की उपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा होता है। उसके बाद सिलिका घुलनशील है, सिलिका किस में घुलनशील है HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सिलिका किस में घुलनशील है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, यानी कि HF में सिलिका घुलनशील है, HF में ध्यान रखिएगा, सिलिका किस में घुलनशील है HF में। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कि कोयले और पेट्रोलियम के जलने से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर की होगी का, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का। उसके बाद है 33 पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है, डैश में अधिकतम होता है, जो ठोस होगा उसमें अधिकतम होगा, अल्कोहल जलवायु सब तांबिक की जो ठोस होगा उसमें आकर्षण बल अधिक होगा। उसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, हीलियम, कॉपर, पानी या ऑक्सीजन। तो पानी क्या है H2O, जल एक यौगिक, जल क्या है एक यौगिक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सही या गलत कथन देखिए, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH- आयन उत्पन्न करता है, एकदम सही है। और एक क्षार जो आंशिक रूप से नहीं, बी गलत हो जाएगा, देखिए OH+ दे दिया, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह बड़ी संख्या में OH+ आयन उत्पन्न करता है, जैसे में कि OH, ये तो गलत हो जाएगा, यानी अपना सिर्फ क्या ए सही है, सिर्फ क्या ए सही है, OH- क्षार होता है, H+ अम्ल होता है H+। 36 नंबर क्वेश्चन कि थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में, थर्मल बैटरी बनाने के लिए, कौन सी थर्मल बैटरी बनाने के लिए। इनमें से कौन सा समपरमाणु अणु नहीं है, निम्न में से कौन सा समपरमाणु का अणु नहीं है। देखिए H2N2P4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक विषम परमाणु अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड एक विषम परमाणु अणु है। उसके बाद देखिए 38 कि किस विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है, कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है, तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, देखिए फोन काम नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में यूनिवर्सल सूचक भिन्न रंग दर्शाता है। उसके बाद देखिए 39 कि 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बैटरी कहा जाएगा। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी देख लीजिए। प्राथमिक बैटरी किसे कहा जाता है, तो वे सेल जिनको एक बार विद्युत प्राप्त करने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। और द्वितीयक सेल जिसे आवेशित करके बार बार क्या उपयोग में लाया जा सके उसे क्या कहा जाएगा, द्वितीयक बैटरी कहा जाता है, जिन बैटरियों को पुनः आवेशित करके विद्युत ली जा सकती है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा है कि विषम परमाणु अणु नहीं है, विषम परमाणु अणु नहीं है, CO2 है, CH4 है, NH3 है, और ऑप्शन देखिए और आंसर हमारी क्या P4। मिलान करना है, पोटेशियम सल्फेट क्या है, एक यौगिक है। परमाणु पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कौन दिए, जॉन डाल्टन। सोडियम Na होता है, कोबाल्ट का CO होता है, कोबाल्ट का क्या CO होता है, देख लीजिए परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। पोटेशियम सल्फेट यौगिक है, एक सोडियम Na होता है संकेत इसका, कोबाल्ट का CO होता है। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं, क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर परमाणु के प्रकार हैं, परमाणु रिएक्टर के प्रकार। निम्न में से किसका घनत्व, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जल के घनत्व से कम होता है तो कॉर्क का, किसका, कॉर्क का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है, कॉर्क का घनत्व। उसके बाद देखिए जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण
इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं डैश कहलाता है, तो श्रृंखलन क्या कहलाता है, यह श्रृंखलन कहलाता है। और कार्बन और कुछ का सिलिकॉन का श्रृंखलन सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के बराबर परमाणु होते हैं, और यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु बी में है, यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संचारित होना कहा जाता है, और प्रभाव को संचारण कहा जाता है। दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। दोनों के दोनों, अच्छा ये असत्य है ना, सत्य होना चाहिए। देख लेते हैं 246 2046 है। दोनों क्या है? सत्य है दोनों के दोनों। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होती है, आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो इसे कहा जाता है तनुकरण। इसे क्या कहा जाता है? तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयनन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की तुलना में कमी तनुकरण कहलाती है। तनुकरण की प्रक्रिया में विलयन में प्रति इकाई आयतन में सांद्रता की कमी हो जाती है। एक सोलर सेल किसका बना होता है? सोलर सेल सिलिकॉन का। एक सोलर सेल में क्या होता है? सिलिकॉन। एक सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। उसके बाद देखिए सही विकल्प, फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि फलों की शोषण दर क्या हो? कम कर सके, फलों की शोषण दर कम करने के लिए। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन कि दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों को स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह विसरण होता है। क्या होता है? दो अलग अलग गैस मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। या दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों को स्वतः आपस में मिश्रित होना भी क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। 51 विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अनवांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन कहा जाता है। उसके बाद देखिए 52 उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। तो जे थॉमसन। कौन बोले थे? जे थॉमसन साहब। उसके बाद देखिए 53 नंबर मैडम क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किनको? मैडम क्यूरी को तो भौतिक और रासायनिक दोनों क्षेत्रों में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए और 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए। उसके बाद देखिए जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का चक्रीय, गैर चक्रीय, अजैविक या गैर नवीकरणीय? तो गैर नवीकरणीय। क्या है जी? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। देख लेते हैं पढ़ते इसको, बार बार गलत हो रहा है आज। चक्रीय संसाधन वो है जिसे बार बार विभिन्न रूपों ठोस द्रव गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह जल एक चक्रीय संसाधन है। अच्छा, इस प्रकार से जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% तरल धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 4% ही है। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग जल संसाधनों का 4% भाग और जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है तो क्या? सौर ऊर्जा नवीकरणीय। अच्छा, जल भी वहाँ बोल दिए थे, जल भी नवीकरणीय ना हो जाएगा था। उसका देखिए टूथपेस्ट डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है तो लुब्रिकेंट। क्या? लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का घटक नहीं है। उसके बाद भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? भारी जल शब्द किससे? तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र के नाभिकीय संयंत्र में क्या होता है? भारी जल का उपयोग किया जाता है। D2O। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी सोडा वाटर वगैरह है उसमें क्या कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। उसके बाद है 59 कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध है? तो काली मिट्टी। कौन? काली मिट्टी, काली मृदा। उसके बाद देखिए अगला 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या सिलिका। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? सिलिका
यानी सिलिका जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, यह क्या है, एक यौगिक है। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जाता है। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है, तो अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर, अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर संश्लेषित करके। 62 कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। निम्नलिखित में किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, तो अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में, अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा। 62 के बाद हो जाएगा अपना 63 मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1986 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी कौन सी थी, तो कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड। उसके बाद देखिए सिनगैस मुख्यतः डैश का मिश्रण होता है। सिनगैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। सिनगैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। धनावेशित आयनों को क्या कहा जाता है, तो धनायन कहा जाता है। धनावेशित आयनों को धनायन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, अचार के लिए अच्छा परिरक्षक नहीं है, तो काली मिर्च, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड नमक या सोडियम बेंजोएट, खास करके अचार के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का ही उपयोग किया जाता है, तो काली मिर्च अपना हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्या है, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, धनावेशित आयन को धनायन, ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहा जाएगा। ज्वाला 3 भागों से बनी होती है, अंतरम भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। तो अंतरम भाग काला क्यों होता है, अंतरम भाग जो होता है, अंतरम भाग काला क्यों होता है, क्योंकि अर्धजलीय कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण, अर्धजलीय कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। उसके बाद है कि थाल भारी पानी संयंत्र डैश में शुरू हुआ था। थाल भारी पानी संयंत्र 1987 में। थाल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था, 1987 में। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। क्या कर देना, उसका भस्मीकरण। भस्मीकरण विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है। इसका प्रयोग तरल, ठोस या गैसीय रूप में उपलब्ध चिकित्सीय अवशिष्टों के निस्तारण में एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिए उस गैस का नाम बताइए जो कि बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। बिग टाइप यानी कि सीधी सी बात समझ लाइटर में, तो लाइटर का जो मुख्य उपयोग होता है कौन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन। लाइटर का मुख्य उपयोग क्या होता है, ब्यूटेन होता है, CH4H10। उसके बाद देखिए उर्वरकों के बे थैले पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं। NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना के अनुपात में होता है, ध्यान में रखना है, 12, 32, 16, 12, 32 और 16 के अनुपात में होता है। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पुरानी किताब है उसमें पन्ने की भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉक्सिंग। क्या कहा जाता है, फॉक्सिंग कहा जाता है उसे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है, तो बोरिक एसिड। आईवास का घटक कौन है, आईवास का घटक है बोरिक एसिड। बोरिक अम्ल पृथ्वी पर एवं जीव शरीर में अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। होमबर्ट ने 1702 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे सुहागे पर गंधक अम्ल की क्रिया द्वारा निर्मित किया। बोरिक एसिड आईवास उत्पादों में एक प्रमुख घटक होता है, मुख्य रूप से एक हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में, और आईवास सॉल्यूशन के pH को बनाए रखने आँखों में जलन को कम करने के लिए बोरिक एसिड आईवास का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के अंतर्गत निर्मित किया गया था, तो 19वीं शताब्दी। कौन सी, 19वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए पढ़ लेते हैं इसका। कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। पहला कृत्रिम उर्वरक क्या था, सुपर फॉस्फेट। पहला जो कृत्रिम उर्वरक था सुपर फॉस्फेट था, जिनका आविष्कार कौन, अंग्रेजी कृषि रसायनज्ञ शास्त्री जॉन बेनेट लॉज ने किया था। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विसरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव सांस लेते हैं। ऑक्सीजन पूरी WBC में जाती है, ऑक्सीजन पूरी झिल्ली में जा सकती है, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है विसरण के द्वारा। उसके बाद इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है। सेंधा नमक का खनिज नाम है हैलाइट। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, तो हैलाइट होता है सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट। उसके बाद देखिए प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक डैश होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय प्रतीक होती है। अद्वितीय रासायनिक प्रतीक जैसे सोडियम का N, पोटेशियम का K, हाइड्रोजन का H, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, लिथियम का
Li। उसके बाद देखिए चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। उसके बाद देखिए क्वांटम नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? यह संख्यात्मक मूल होता है। क्वांटम नंबर संख्यात्मक मूल होता है। क्वांटम नंबर संख्यात्मक मूल के होते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। 4 प्रकार का होता है: मूल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम। तो अपना विविध समाप्त हुआ, केमिस्ट्री भी अंत। और इसको इसमें एक और था, एक और इसमें चैप्टर बच जाता है, मतलब एक और विषय बच जाता है इसमें, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। लेकिन उसको भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को फिलहाल छोड़ देते हैं। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसको भी पढ़ लेंगे। तो अब इसके बाद ये बुक फिलहाल बंद रहेगा। ये बुक एक तरह से समझिए समाप्ति हो गया, क्योंकि साइंस समाप्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपना समाप्त होता है। आज मेरा कुछ तबीयत गड़बड़ था, जिस कारण से अच्छी तरह से हम नहीं समझा पाए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए फिर एक नए रूटीन के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, आप लोगों के साथ एक नए रूटीन के साथ आएंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे। उसमें भी एक टारगेट के साथ आएंगे, टारगेट लेके आएंगे। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।